सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी, यूजीसी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जो राइट विंग के पत्रकार हैं और यूट्यूबर हैं अजीत भारती, वो पिछले 6 से 7 दिनों से लगातार चर्चाओं में हैं। मैंने भी उन पर एक वीडियो बनाया था क्योंकि जो भाजपा आईटी सेल है और भाजपा के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अजीत भारती ने यूजीसी का विरोध किया और उनका ये विरोध अब नरेंद्र मोदी का विरोध बन चुका है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध बन चुका है और इसे लेकर एक सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है भाजपा आईटी सेल के कुछ समर्थकों के द्वारा कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता का ये अब चोला बस ओढ़े हुए हैं, जबकि राहुल गांधी ने एक अंतरराष्ट्रीय फर्म है, अंतरराष्ट्रीय कंसल्टेंसी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तमाम जो इस तरह के पत्रकार हैं जो कभी भाजपा का समर्थन करते थे, संघ की बातें बोलते थे, लेकिन अब वो संघ का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो बिक चुके हैं। एक तो ये यहां पर बात निकल कर आई। अब दूसरी बात जो निकल कर आई, जो मैंने भी ऑब्जर्व की, मैंने खुद अजीत भारती का इस बात पर समर्थन किया कि यूजीसी का विरोध होना चाहिए। हमने भी किया, हमने भी कहा कि भाई वो भाजपा जो कल तक कह रही थी कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, आज वो भाजपा यूजीसी जैसे नियमावली को सामने ला रही है, इस पर खामोशी बना रही है। ये तो देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन अजीत भारती के मैंने खुद वीडियोस देखे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गाली जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर वो आ गए हैं। वो पूछ रहे हैं कि संघ क्या है, संघ की क्या हैसियत है, ऐसा संघ में क्या है कि संघ को समझा नहीं जा सकता। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को लेकर कह रहे हैं कि उनकी विचारधारा देश के लिए नुकसान पहुंच रही है। देखिए, मैं प्रज्ञान एक बात पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि चाहे वो देश की राष्ट्रपति हो, देश के प्रधानमंत्री हो, संघ के सरसंघ चालक हो या देश का कोई व्यक्ति हो, आलोचना किसी की भी की जा सकती है, खूबियां खामियां किसी में भी खोजी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से अजीत भारती शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मर्यादा को क्या वो बरकरार रखने में कहीं ना कहीं भूल रहे हैं? उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि संघ की देश में क्या उपयोगिता रही है। वो कह रहे हैं संघ एक बहुत छोटा सा लेकिन अति महत्वपूर्ण काम कर रहा है। देश को जोड़ना छोटा काम नहीं होता। और जिस मोहन भागवत को वो बुढ़ा सटियाया हुआ कह रहे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि आज मोहन भागवत किस तरीके से पूरे देश में हिंदू संगठन को, हिंदू समाज को जोड़ के रखने में कितनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं? फिर आप अपने आप को कहते हैं कि आप राष्ट्रवादी हैं। अरे मैं कह रहा हूं आपको विरोध करना है तो एक यूजीसी का कीजिए। यूजीसी के विरोध से नरेंद्र मोदी का विरोध और नरेंद्र मोदी से संघ का विरोध, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी आईटी सेल वालों की बात पे आते हैं। बीजेपी आईटी सेल वालों ने कहा कि ऐसे सभी कई पत्रकारों को राहुल गांधी ने मैंने उसका विरोध किया। विदेशी एजेंसी के थ्रू खरीद लिया है। तो क्या ऐसे पत्रकार जो पहले भाजपा विरोधी थे और आज भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी भाजपा ने किसी ऐसी ही विदेशी एजेंसी से फंडिंग करके किया है कि सरकार की फंडिंग से करके कर लिया है? अपने सरकारी चैनलों में काम दिलाने में किसी तरीके से फंडिंग से करके रखा है, ऐसा तो है नहीं। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। ये बात कहना कि कोई अपना विचार रख रहा है जो आपकी आलोचना कर रहा है, उसको ये बोल दो कि वो बिक गया है। तो ठीक है। बीजेपी और बीजेपी आईटी सेल ये टोटल गलत कर रही है। फिर दूसरी बात ये आती है कि वो गाली गलौज तक आ गए। गाली गलौज तक चलो नहीं आना चाहिए, लेकिन एक और चीज़ है कि जब आरएसएस और बीजेपी के रहते बीजेपी को सवर्णों की पार्टी कहा जाता है। बीजेपी के रहते सवर्णों का कई बार नुकसान हुआ है, सवर्णों के अधिकारों का हनन किया गया है, उनको दबाया गया है। पहले जैसे एसटी-एससी एक्ट पे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको लेके हो, चाहे अभी ये यूजीसी वाला लेके हो, तो सवर्णों का जो विरोध कर रहे हो, जो ओबीसी क्योंकि अब इस समय लार्जेस्ट वोट बैंक बन गया है देश में, तो सब ओबीसी को सपोर्ट करने के चक्कर में आप सवर्णों से कितनी दूर होते जा रहे हैं। सवर्णों का नुकसान, अगर सवर्णों का हित अगर आप नहीं देखोगे तो सवर्णों को तो खुद देखना पड़ेगा ना भाई। मैं तो इस बात से सहमत हूं। मैं खुद यूजीसी के मामले पर कह रहा हूं कि ये भाजपा सरकार की एक गलती है और अगर इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत कह रहे हैं कि नई यूजीसी को स्वीकार करना चाहिए, तो ठीक है, ये उनका विचार है, आप इसके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन एक नीति को लेकर पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाना बनाना, भाजपा की एक नीति को लेकर, अब अजीत भारती कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को टीवी पर देखकर लोग थक गए। अगर नरेंद्र मोदी को टीवी पर देखकर लोग थके होते तो शायद अजीत भारती आज आप भारत के प्रधानमंत्री होते, नरेंद्र मोदी नहीं होते। तो कैमरे के सामने आकर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना,
कैमरे के सामने आकर बाप पर जाना, मां, देखिए अजीत भारती को भी गालियां पड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूं अजीत, मैं खुद अजीत भारती का समर्थन कर रहा था एक दिन पहले उनके उस मुद्दे पर कि आईटी सेल के लोगों को इस तरह उनकी मां को लेकर, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई, अपमानित नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या अब अजीत भारती व्यक्तिगत बदला लेने के लिए, अपने व्यक्तिगत अपमान का क्षोभ मिटाने के लिए देश के हिंदुओं की सबसे बड़ी संरक्षक संस्था, संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान नहीं कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अपमान नहीं है अगर मोहन भागवत का विरोध कर रहे हैं तो मोहन नहीं, वो संघ के खिलाफ भी बोल नहीं, रहे हैं। तो संघ को भी कुछ करना चाहिए। देखिए, ऐसा मुद्दा है जिसमें सवर्णों के साथ नुकसान हो रहा है। आपको सवर्णों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है, हमेशा आपके साथ रहे, आप 2 से 303 तक हो गए हो, तब तक आपके साथ रहे सवर्ण, और आप उस सवर्णों को अब आके क्या कर रहे हो? उनको पीछे खींच रहे हो। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, जितने संघ भी को भी आप यहां पर आलोचना के कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक नीति के लिए पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के कार्यकाल को घेर लेना, ये एक नीति नहीं है। ये एक नीति नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है एसटीएस से, बहुत सारे ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिस पे आरएसएस खुद कर नहीं रहा, पर आरएसएस सपोर्ट नहीं कर रहा है। आरएसएस को बीजेपी का संरक्षक होने के नाते ऐसे किसी भी काम को होने से पहले रोकना चाहिए। आरएसएस का ही जाति विरोध है कि जाति नहीं बंटनी चाहिए, और आप ही की सरकार, आपकी पार्टी है, कहा जा सकता है ना, बीजेपी आरएसएस की पार्टी एक तरीके से कहते हैं। देखिए मैं आपको यहां पर बीच में रोकूंगा, दो यहां पर बातें आती हैं। 2024 का जब चुनाव आया तो यही यूट्यूबर्स कह रहे थे कि भाजपा और संघ में उतनी अच्छी नहीं बन रही थी, क्योंकि भाजपा जो है वो संघ की बहुत सी बातें नहीं मान रही थी और संघ ने थोड़ा सा स्टेप बैक लिया और उसका नतीजा भाजपा को 24 में झेलना पड़ा। यहां तो फिर दोहरा आ जाता है कि भाई कई बार तो भाजपा भी संघ की नहीं सुनती और संघ कहता भी है कि हमारी सरकार नहीं, अभी हाल ही का स्टेटमेंट है, मोहन भागवत ने खुद दिया है कि हमारा जो काम है, हमारा काम है व्यक्तित्व का निर्माण करना। संघ व्यक्तित्व का निर्माण करता है, संघ व्यक्ति बनाता है, फिर वो कुछ भाजपा में चले जाते हैं, कुछ दूसरी जगह चले जाते हैं, कुछ वैज्ञानिक बन जाते हैं, कुछ प्रोफेसर बन जाते हैं। अब वो किसी एक पद पर जाने के बाद क्या कर रहे हैं, संघ उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन अब ये संघ ये थोड़ी कहेगा कि नहीं आप हमारे हिसाब से सरकार चलाओ, संघ सरकार में तो नहीं है। देखिए, दोनों में आपस में मतभेद होना एक अलग चीज़ है। मतभेद था, वैचारिक मतभेद था। जहाँ वैचारिक मतभेद है, तो आपको अपनी बातों को मनवाना ही पड़ेगा। आप उस आप एक समाज के को बनाने के लिए हो। संघ केवल एक व्यक्ति को नहीं बनाते, संघ एक समाज को बना रहा है। अगर समाज को बना रहे हैं, तो समाज को बचाने के लिए अगर सरकार के विरोध जाना पड़े, तो आपको विरोध करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो आप में कमियाँ हैं, और आप नहीं करोगे तो इसी तरीके से क्या होगा, सवर्णों का नुकसान होता जाएगा। इस एक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं बचेगा। नहीं, मैं तो ये बात खुलकर कह रहा हूं कि यूजीसी के खिलाफ तो सबको बोलना चाहिए, लेकिन क्या बोलने का तरीका उस 100 साल की पूरी जो कहानी है उसे धूमिल कर देना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं मानती तो रोड में भी आने में कोई गलत नहीं, रोड पे तो आना ही चाहिए, विरोध का आपका अधिकार है, रोड पर भी आप आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं जिस व्यक्तिगत विषय की बात कर रहा हूं आपसे, राहुल गांधी भी मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत करते हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी भी शहजादा और बाकी क्या नहीं तो आपने एक बात जाने में भी कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर कोई ऐसा फैसला लेता है तो जिस हद तक जाना पड़े उस हद तक जाना। नहीं तो फिर गाली गलौज पर अगर आप उतर रहे हैं, बिल्कुल, अगर सरकार को डिमोलिश कर देने तक पे आ जाना चाहिए। डिमोलिश करना प्रज्ञान एक अलग बात होती है, शब्दों की मर्यादा को लांघना एक अलग बात हो जाती है। ये बात आप समझ नहीं है ना, मैं क्या बात कह रहा हूं। जब तक लोग को फिर आप ऐसे फिर तो आप लोकतंत्र में, फिर अगर आप एक बात, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आज अजीत भारती, आप मेरा एक छोटा सा जवाब दीजिएगा। अजीत भारती आज भारत के प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर अपमानजनक शब्दों के साथ, गाली गलौज वाले शब्दों के साथ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाप की सरकार है, इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने क्या किया, वो अपने आप को बस बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, सब कुछ कर रहा है। मैं कह रहा हूं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने देश में यही किया है कि आप आज जब संघ की वैचारिक विचारधारा वाली एक सरकार है, उस देश के प्रधानमंत्री को आप गाली बक रहे हैं, आप उस सरकार से लड़ रहे हैं, बावजूद इसके आपके साथ सिर्फ वैचारिक लड़ाई हो रही है। अब तक आपके खिलाफ कोई यहां पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या यह संभव था कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा थी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके खिलाफ अगर कोई इस तरह का माहौल बनाता और उसके साथ सरकार इसी तरह का बर्ताव करती? बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती क्या? मैं बता रहा हूं, इसका भी आंसर है। इसका आंसर सीधा है कि राहुल गांधी कितना व्यक्तिगत नहीं जाते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी पे, पूरी कांग्रेस नहीं जाती है ना उनके उनके विरुद्ध व्यक्तिगत। लेकिन अगर वो अजीत भारती पे करते हैं तो उनको कांग्रेस के नेताओं पे भी करना पड़ेगा। नहीं ये लेकिन नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए अजीत भारती पे नहीं कर रहे हैं कि उनको कांग्रेस के नेताओं पे भी करना पड़ेगा, नहीं और देखिए, कांग्रेस के नेताओं पे वो कर दिए तो उनका हो जाएगा नुकसान। देखिए वो कमजोर हैं, इस बात को आप मानो। दिनकर जी की एक कविता भी है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहित विनित्र सरल हो। तो ये सरकार ही जब कमजोर है तो क्षमा दे रही है, ये इसको मान ही नहीं सकते कि क्षमा दे रही, तुम कमजोर हो इसलिए क्षमा दे रहे देखिए हो। अजीत भारती और राहुल गांधी का यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपैरिजन ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल अजीत भारती एक ऐसे यूट्यूबर है जो पिछले कई सालों से राष्ट्रवादी विचारधारा पर चलते आए थे, ठीक है। अजीत भारती एक ऐसे यूट्यूबर है जो संघ की शाखाओं तक पहुंचने वाले हैं, जो संघ के कार्यक्रमों में जाते थे, संघ की विचारधारा को अपनाते थे। राहुल गांधी एक देश विरोधी व्यक्ति हैं जो राष्ट्र विरोध पर अपनी राजनीति कर रहे हैं। मेरा बस इतना कहना है कि आप विरोध कीजिए। संघ तो कहता है, देखिए संघ के प्रथम सरसंघ चालक से लेकर अभी तक के सरसंघ चालक सभी कहते हैं कि संघ कभी भी नहीं कहता कि आप जबरदस्ती यहां आइए। जब तक आप अपनी कसौटी पर संघ को खरा नहीं मान लेते हैं तब तक आप हमारी विचारधारा पर नहीं आइए। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने अपना आधा जीवन कांग्रेस के कार्यकाल में बिता दिया था, वो संघ के कार्यक्रम में गए थे जब उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि संघ को मैंने जो समझा था संघ वो नहीं था। तो जब इतना दिग्गज व्यक्ति संघ को समझने के बाद बदल सकता है तो संघ यही करता है, संघ विचारधारा नहीं थोपता। मेरा बस इतना कहना है। अब अजीत भारती इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये संघ को समझ पाना, ये बुढ़ा सटिया गया है। आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए, लेकिन जिस शब्दों की मर्यादा को आप तोड़ रहे हैं, आप इस बात को ध्यान रखिए कि आज उसी एक संघ ने यह माहौल आपको बनाकर दिया है कि आपके लिए एक ऐसी सरकार का निर्माण किया, आप जिसके प्रधानमंत्री को गरिया रहे हैं, आप जिस संघ के सरसंघचालक को गरिया रहे हैं, बिल्कुल आप आजादी के साथ गरिया रहे हैं। यही अजीत भारती, मैं आपको बता रहा हूं, बी आर गवई का विरोध जब इन्होंने किया था, पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी थी। यही अजीत भारती हैं, जब इन्होंने बी आर गवई का विरोध किया तो कर्नाटक में और तेलंगाना में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी। लेकिन जब ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते हैं, भाजपा का विरोध करते हैं, तब ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसके लिए इन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुझे लगता है धन्यवाद करना होगा। आप आलोचना एक मुद्दे पर करिए, एक नीति पर आलोचना कीजिए, लेकिन इस एक नीति के चलते अगर आप पूरे संघ को घेरने का प्रयास करेंगे तो आपको यह बात माननी होगी कि अगर आज हमारे हाथों पर ये कलावा बंधा हुआ है, आज अगर देश में भगवा लहरा रहा है, अगर आज हमारे माथों पर तिलक लगे हुए हैं, तो इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है। अजीत भारती, आप ये मत बोलिए कि संघ ने छोटा सा काम किया है। संघ ने वो काम किया है जो 200 सालों की और आपकी 700 सालों की अंग्रेजों की मुगलों की गुलामी के बाद भारत में कर पाना बहुत मुश्किल था। देखिए, संघ, अजीत भारती या कोई भी व्यक्ति संघ के इतिहास को धूमिल नहीं कर रहा है कि संघ के, नहीं वो कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं। आप संघ का इतिहास खराब रहा है, उनका बयान है, वो कह रहे हैं कि संघ ने कोई बड़ा काम नहीं किया। देखिए, लेकिन संघ ने आज के समय पे कोई बड़ा काम इन मुद्दों पे नहीं किया। इन मुद्दों पर बोले ना, और 100 साल के संघ की आप काम को नहीं बोल सकते। पहली बात वो इन मुद्दों पे बोल रहे हैं, उसके बाद इसके बाद ये भी है कि अगर संघ ने आपके अजीत भारती ने विवादित शब्दों का, मर्यादाहीन शब्दों का उपयोग किया है प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनके उनके निजी व्यक्तिगत हमले उन पे किए हैं। सेम काम करते हैं राहुल गांधी। आप बोल रहे हैं कि आप, ये एक छोटा सा यूट्यूबर है और वो एलओपी है, एक देश बड़ी बड़ी राजनीति का है, तो क्या कानून जो है हमेशा बनता है एक्शन से? किसी भी कानून में दंड जो है, ये तो मैं बात खुद ही कहता हूँ, किसी एक्शन के लिए होती है। तो दोनों का जब एक्शन सेम है तो दोनों के लिए दंड सेम होगा। क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हाँ, तो ये बात तो मैं भी कहता हूँ, नहीं इस बात पे मैं सहमत हूँ आपके साथ। सर क्यों नहीं रहे हैं राहुल गांधी को? इसीलिए बोल रहा हूँ कि इतनी कमजोर सरकार है, इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। इसमें ऐसी ताकतें हावी हो गई हैं जो सनातन विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए, हाँ, मैं इस बारे में बिल्कुल आपसे सहमत रहूंगा कि उस सरकार ने एक गलती तो ये की है कि आपने राहुल गांधी को इतनी छूट दे दी है। वो पीएम की मां के खिलाफ बोलता है, वो पीएम के खिलाफ बोलता है, वो संघ को आतंकवादी कहता है, आप उसके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करते। तो इस तरह के यूट्यूबर्स का तो हौसला बढ़ेगा कि भाई अगर राहुल गांधी को छूट है तो हमको भी छूट है। दूसरी बात, सरकार कमजोर नहीं है। सरकार अगर ये कमजोर होती तो शायद ये सरकार उस तरह से देश में, जिस तरह से भारत के आसपास आपको पता है
कि तमाम वो देशों को इसमें तमाम देशों को अराजकता की स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया गया। तो ये एक नीति को लेकर, हाँ, यूजीसी पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि कहीं ना कहीं सरकार को इस वक्त सत्ता की जरूरत है, और उस सत्ता की जरूरत में समाज विघटन की ओर जा रहा है, ये सरकार नहीं देख पा रही है। दलित वोट बैंक, आपका पिछड़ा वोट बैंक, आदिवासी वोट बैंक, तो वोट बैंक की जब भी राजनीति हावी होगी तब तब समाज में विघटन पैदा होंगे। सरकार, कांग्रेस ने क्या किया, यही किया, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में लगी रही, 65 सालों तक ये चला, देश कहां का कहां पहुंच गया। तो भाजपा को इससे निकलना होगा। लेकिन एक चीज है, इस तरह से जो राष्ट्रवादी विचारधारा के यूट्यूबर्स हैं वो अपने आप को राष्ट्रवादी विचारधारा में ढाले रखे, अच्छी बात है, सरकार का विरोध करे। मैं तो खुद कहता हूं, मेरे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, मेरे लिए ना मोहन भागवत बड़े हैं, ना मेरे लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, मेरे लिए भारत मां बड़ी है। लेकिन मैं एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि पत्रकारिता जब आप अपने पीछे लगा लेते हैं कि आप पत्रकार हैं, तो शब्दों की मर्यादा को बनाए रखना आपका सबसे बड़ा दायित्व होता देखिए, है। ये बात तो आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि अगर नहीं तो आपका ये कहना है कि विरोध में गाली बकनी ये बात चाहिए। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं कि मोदी सरकार इतनी मजबूत है जिसके कारण से श्रीलंका में जो हो गया, जो बांग्लादेश में हो, जो पाकिस्तान में हो, नेपाल में हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। ये भारत मोदी गवर्नमेंट की मजबूती नहीं है या आरएसएस की बस मजबूती नहीं है। ये मजबूती है देश के संविधान की, देश के इतिहास की, और आज़ादी के बाद देश ने जिस तरीके से अडॉप्ट किया है अपना सिस्टम, जो बाकी देशों में मिलिट्री पावर में है, यहाँ भारत हिंदुस्तान की मिलिट्री को ये एहसास ही नहीं कि हम कभी सत्ता ले सकते हैं। हमारे कारण से सरकार मजबूत है, ये सरकार है। मिलिट्री हमेशा अपने देश के लिए काम कर रही है, उसके कारण से भारत में ये आंदोलन जो नहीं हुए, भारत बांग्लादेश नहीं बना, भारत नेपाल नहीं बना। देखिए प्रज्ञान, फिर मिलिट्री तो, फिर मैं माफ कीजिएगा, मिलिट्री तो 26/11 के वक्त भी थी, लेकिन क्या पाकिस्तान को हम जवाब दे पाए थे? देखिए, सीधा सा मेरा सवाल है। नहीं, ये तो बिल्कुल इस पे श्रेय दे रहे हैं कि सरकार ने अच्छा मूव लिया। तो फिर तो वही बात है, यहाँ पर श्रेय दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। वहां पे श्रेय नहीं देने तो का कारण है, एक विषय पर आप कह सकते वहां पे हैं। श्रेय देने का कारण है उसमें सरकार को श्रेय दे रहे हैं। मिलिट्री का यूज किया, सरकार को श्रेय दे रहे हैं, मिलिट्री को रोका नहीं, और कांग्रेस उसको रोक देती थी। तो कांग्रेस भी कमजोर थी, ये नहीं बोल रहा कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन मोदी सरकार अगर कमजोर है और इस बात से उसको किस मायने पे कमजोर है, किस मायने पे कमजोर है? तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन ले ले। देखिए, ये एक अलग मुद्दा है। मैं तो इसका खुद कह रहा हूं कि ये राजनीतिक चाह है, ये जो सत्ता को बनाए रखने की मजबूरी है, भाजपा उस मजबूरी में अब आ चुकी है। लोग भी कमजोरी में आई। मैं वही कह रहा हूं, आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि ये तो मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल आप कहें कि ये सरकार कमजोर है, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की कोई मजबूरी नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दें। तो फिर नीतीश कुमार को स्पेशल स्टेटस जैसा बजट क्यों दे दिया गया? उनको मुख्यमंत्री ही क्यों बनाए रखा गया? देखिए, भाजपा उनकी मानसिक स्थिति देखिए, मुख्यमंत्री तो भाजपा ने पहले भी बना के रखा था। भाजपा की जब यहाँ पर सरकार नहीं थी तब भी नीतीश कुमार को उन्होंने समर्थन दिया था। पहली बार तो भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार जितने, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बात बताइए, चलिए, आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जितने शारीरिक और मानसिक मजबूत थे तब आज भी हैं क्या? मैं नीतीश कुमार को आप छोड़ दीजिए कि नीतीश कुमार मजबूरी है भाजपा के लिए, क्योंकि वो केंद्र में समर्थन दे रहे हैं। आप ये बताइए, जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया भाजपा ने, तब भाजपा के पास ज्यादा सीटें थी, केंद्र में भी एकनाथ शिंदे की कोई भूमिका नहीं थी, तब भी उन्हें बनाया था ना। तो आपको सरकार बनानी थी, अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आपकी सरकार कैसे नहीं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाते, शिंदे के पास कुछ नहीं बचा था, शिंदे का कोई वहां पर सम्मान नहीं हो रहा था, वो डिप्टी सीएम भी बनकर रह जाते, लेकिन भाजपा ने बावजूद इनके उसको मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा को अपनी सरकार, तो ये मजबूरी के लिए नहीं बनाया था। सरकार में शामिल होने के लिए शिंदे के 22 विधायक चाहिए नहीं, क्या केंद्र में तब कमजोर थी सरकार? तब तो फुल मेजोरिटी की थी। क्या महाराष्ट्र में वो सरकार बना सकते थे शिंदे के बिना? नहीं, महाराष्ट्र में देखिए सरकार नहीं बन सकती थी, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं था कि मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए सरकार में बने रहना बहुत जरूरी है। मैं यही तो कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि हमें यहाँ सरकार पे बने रहना। अगर आप शिंदे को ज्यादा काबिल मुख्यमंत्री समझते थे, हमेशा वो अहमियत दे रहे थे, तो अभी फिर फडणवीस को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? देखिए, इसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव में जिस पार्टी ने अपना ज्यादा वहां पर दिखाया कि देखिए आपके आने के बाद इसके पास ज्यादा सीटें आ रही है, मुख्यमंत्री बन गए, उस पर कोई नाराजगी नहीं है। कुल मिला के नंबर हुआ, नंबर का खेल है। पहले नंबर कम थे, कमजोर थे, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया। सिंधिया को आप ज्यादा थे, आप सिंधिया को देखिए, मध्य प्रदेश में 22 विधायक लेकर सिंधिया आए, सिंधिया को मध्य प्रदेश में क्या मिला? 22। क्या उन्होंने मुख्यमंत्री की चाहते तो वो भी क्लेम कर सकते थे और भाजपा बना सकती थी क्या? आप नंबर समझिए,
अगर सिंधिया के पूरे विधायक सिंधिया के 22 विधायक आ रहे हैं, अगर वो निर्दलीय, अगर उनका जो है अयोग्य साबित हो जाते हैं, उनकी वोट काउंट नहीं होता सरकार बनाने की, तो बीजेपी की सरकार बन रही थी मध्य प्रदेश में। लेकिन ये केस क्या महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र में अगर इनके विधायक दल बदल कानून लग जाता और ये काउंटिंग में शामिल नहीं होते, तो बीजेपी की सरकार तब भी नहीं बनती। नहीं, सरकार नहीं सीधी सी बनती, बात ये सीधी सी, विषय ये नहीं सब है। कुछ नंबर गेम है। आप इसके पहले का देख लीजिए, आपके सचिन पायलट जा रहे थे, नंबर गेम के कारण पीछे हुए हैं। डीके शिव कुमार पे इतना कुछ चल रहा है, लेकिन नंबर गेम के कारण पीछे मैं हुए वही हैं। आपको कह रहा हूँ तो कि ये बीजेपी नंबरों केवल का खेल है। बीजेपी जो वहां पर आपके सीट लेकर आए हैं नीतीश कुमार, उनके नंबर्स भी इतने कमजोर नहीं है कि बीजेपी उनको ओवरकम कर जाए। वहां पर तो उनको बनाया ही जाना पड़ेगा भाई, उनकी बदौलत ही तो अब लेकर आए इतनी कहीं ना कहीं सीटें। आपकी अच्छा, आप कमजोरी ये ना। बताइए, नीतीश कुमार के बिना क्या बीजेपी बिहार में इस स्थिति पर पहुंच सकती थी बिल्कुल पहुंच कि वो सकती नीतीश थी। कुमार का विरोध करके सरकार बिल्कुल बना पहुंच लेती? आपको इसका उदाहरण मिल जाएगा महाराष्ट्र में। पहले बीजेपी और शिवसेना, बीजेपी छोटी पार्टी हुआ करती थी, छोटे भाई भाई का रोल अदा करती थी महाराष्ट्र में। जब बीजेपी ने अपने सिंगल अकेले जाके काम किया, आज देखिए वो अपनी लंबी देखिए, सरकार महाराष्ट्र बना की रहे हैं। स्थिति और बिहार की स्थिति दोनों दोनों में भाई, जमीन आसमान का फर्क था। आप कहीं से भी तो सीखेंगे ना। बीजेपी अगर छोटे भाई का रोल अदा करते करते अचानक से बड़ा भाई बन रही है महाराष्ट्र में, एक कौन बना रहा है, कौन बना रहा है ये बताइए बीजेपी की आप? पार्टी के लोग बना रहे हैं। पार्टी के लोग बना रहे हैं या प्रदेश की जनता बना रही है? प्रदेश की जनता मेहनत कर जिस रही है। जिस जिस महाराष्ट्र में बीजेपी का भी छोटा भाई रहती थी, अगर उस महाराष्ट्र में आज वहां की जनता सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को ले जाकर दे रही है, तो बड़ा कौन बना रहा है? जनता बना रही है ना। जनता ने तो सबको बड़ा बनाया है, ऐसा है नहीं कि जनता के वोट से ही बड़ा बनता है आदमी, वो तो दूसरी बात है। लेकिन किसी पार्टी ने मजबूत किया है तो उसको नेता का ही महात्मा गांधी अकेले तो नहीं आजादी के लिए लड़े थे, पूरी जनता लड़ी थी ना। लेकिन उन्होंने लीड किया, तो उनको कहा जाता है कि भाई ये आजादी के लिए लड़े थे। कहा जाता है, इसीलिए माना जाता है, उसमें भी अभी बहुत लंबी डिबेट है। पर माना जाता है, जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन यही चीज बीजेपी के लिए भी है। उनके नेताओं ने काम किया, वहां पे ग्राउंड में काम किया, इसलिए उन्होंने देखिए, थोड़ा सा आप मुद्दे से चले गए, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बिहार में बीजेपी की मजबूरी थी। देखिए, बीजेपी धोखा देने वाली कम है, वहां पे मजबूरी है। बीजेपी धोखा देने वाली पार्टी नहीं है। अगर बीजेपी धोखा देने वाली पार्टी होती तो शायद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम रहते हुए भी बीजेपी पर ही आते, उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन चूंकि वो आए थे तो बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। उसके बाद जब चुनाव हुए तो ये तब तक की बात थी। ये सब तो देखिए आपके मानने की बात है। बाकी जहां पे आपके नंबर कम है, आप कमजोर हैं, नंबर ज्यादा है तो आप देखिए, मेरा बस यही कहना है कि आप ठीक है, सबका विरोध कीजिए, यूजीसी का विरोध कीजिए। मैं तो ये खुद कहता हूं कि जाति जनगणना का बीजेपी विरोध कर रही थी। इसी संसद में खड़े होकर अनुराग ठाकुर राहुल गांधी से कहते थे कि आपकी जाति क्या है। कुछ दिनों बाद आया कि भाई सरकारी जाति जनगणना कराएगी। तो मैं खुद इसका कहता हूं कि ये सरकार जो छोटे छोटे अपने पूरे कैंपेन चलाती है और खुद पलटी मार देती है, तो उसके बाद देश का नुकसान तो होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह दूं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुओं को एकत्रित करने वाले दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक को मैं कह दूं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक नीति किसी की गलत हो सकती है, उस पर बाद में सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन क्या तब इन शब्दों में सुधार की गुंजाइश होगी? तो आज तक सुधार किया नहीं है ना। मैं कह रहा हूं, क्या इन शब्दों में तब सुधार की गुंजाइश होगी? शब्दों की बात छोड़िए, सुधार का गुंजाइश किया होता तो ऐसे देखिए, लाने की बात, वो तो मैं उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा हूं। मेरा मुद्दा ये नहीं है कि संघ ये करेगा या नहीं करेगा। मेरा मुद्दा यह है कि संघ कोई आपको बार बार पीटता रहेगा, आप उसको गाली नहीं देंगे। कोई आपको बार बार गाली देगा, अपने एक्शन से देगा, तो उसको आप गाली नहीं देंगे। देखिए, ये लोकतंत्र है, ये भारत है ना, ये भारत है। आपको अगर गाली देना है तो आप बलूचिस्तान जाइए, आप पाकिस्तान जाइए, देखिए आप अफगानिस्तान जाइए, आप वहां चले जाइए, सीरिया जाइए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। देखिए मिश्रा जी, गाली जो है वो भी एक हिंसा है, वो वैचारिक हिंसा है। भारत की एक प्रथा रही है, शास्त्रार्थ की प्रथा रही है। भारत में शस्त्र भी चलते हैं और शास्त्रार्थ भी होता है, लेकिन शास्त्रार्थ में आप वैचारिक लड़ाई लड़ते हैं, यहां पर हिंसा नहीं होती। गाली जब निकल कर आती है तो यह हिंसा का प्रतीक हो जाती है। और मुझे लगता है कि अजीत भारती को अब यह समझना चाहिए कि वो अपना यूजीसी विरोध का एजेंडा बरकरार रखें। हमारा उनको पूर्ण समर्थन है, लेकिन अगर वो हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन को इस तरह से अपमानित करेंगे तो शायद उसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ जाएगा।